Hi friends, my name is Nupur. Welcome to my channel. Today we will be discussing about taxability under GST Act for dealers of air conditioners. तो एयर कंडीशनर्स के डीलर्स के माइंड में कुछ क्वेश्चंस थे जो कि उन्होंने पूछे थे गोवा अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग में। आज हम वही केस लॉ डिस्कस करने वाले हैं, तो आइए जानते हैं। सबसे पहले हम लोग एप्लीकेंट की डिटेल्स जानते हैं। एप्लीकेंट था हाईटेक रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग इंडस्ट्रीज, जिसकी लोकेशन थी मार्गो, गोवा में। ये एक प्रोप्राइटरशिप फर्म है और ये बिजनेस डील करता है इसका सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज में अंडर HSN कोड्स 8415, 8542, 0044, 0044, 0410, /3044। तो इन सब चीजों में ये डील करता है। इसने एप्लीकेशन फाइल की हुई है अंडर सेक्शन 97 ऑफ गोवा एक्ट, बिकॉज हम जानते हैं कि कभी भी अगर एडवांस रूलिंग एप्लीकेशन फाइल करनी है तो वो सेक्शन 97 सबसेक्शन 2 या 100 सबसेक्शन 1 ऑफ CGST एक्ट में फाइल होती है। उसने कुछ क्वेश्चंस रेज करे थे, तो उसने क्या क्वेश्चंस रेज करे थे? उसका पहला क्वेश्चन था फिक्सिंग ऑफ AC एंड BRV सिस्टम इन गोवा फॉर क्लाइंट रजिस्टर्ड आउटसाइड गोवा, वेदर IGST लगेगा या CGST SGST लगेगा। मतलब उसका क्वेश्चन था रिगार्डिंग क्लासिफिकेशन ऑफ सप्लाई, और पूछना चाहता था कि बिलिंग जो होगी वो B2C होगी या B2B होगी। सेकंड उसका क्वेश्चन था सप्लाइंग ऑफ AC टू क्लाइंट रजिस्टर्ड आउटसाइड गोवा, कंसिस्ट ऑफ उसमें अलग अलग चीजों से सप्लाई गई थी, AC, कॉपर वाइन, ड्रेन पाइप, इलेक्ट्रिक केबल एंड फिक्सिंग रेट। तो वो ये पूछना चाहता था कि हम कोई क्लाइंट रजिस्टर्ड आउटसाइड गोवा है उसको सप्लाई कर रहे हैं इन चीजों को, तो क्या हम उसको बिल सेपरेटली करेंगे या एक साथ बिलिंग करेंगे। तीसरा उसका क्वेश्चन था सप्लाइंग ऑफ AC फॉर रेजिडेंशियल यूज इन गोवा। मतलब पहले क्वेश्चन था कि आउटसाइड गोवा सप्लाई कर रहे हैं और दूसरा क्वेश्चन था रेजिडेंशियल यूज के लिए सप्लाई कर रहे हैं, तो तब क्या बिलिंग सेपरेट हो जाएगी कि नहीं, एक साथ ही होगी। चौथा सा क्वेश्चन था कार इंस्टॉलेशन ऑफ AC कैन बी डन बट थर्ड पार्टी और सिस्टर कंसर्न बेस्ड इन गोवा और आउटसाइड गोवा एट द रेट ऑफ 18% फॉर फिक्सिंग। तो कार इंस्टॉलेशन अगर कोई कराता है किसी और पार्टी से, तो कैसे बिलिंग होगी। कैन कंपोजिट डीलर रेज सर्विस बिल, अगर यस तो किस रेट पे। Whether stabilizer may or may not be sold with AC, what is the rate of GST applicable on stabilizer when it is attached or supplied with AC। पहला तो कि क्या स्टेबलाइजर AC के साथ सेल कर सकते हैं, अगर सेल करते हैं तो उस पर GST की क्या एप्लीकेबिलिटी होगी। और सेवेंथ क्वेश्चन उसका था रेट ऑफ GST सेंट्रलाइज्ड AC सिस्टम फॉर बोथ कॉन्ट्रैक्ट, रेट ऑफ GST ऑन स्प्लिट AC, फिक्स्ड इन टू मैन, रेट ऑफ GST ऑन मोबाइल AC, क्लाइंट रजिस्टर्ड इन गोवा या आउटसाइड गोवा। तो सेंट्रलाइज AC पे, स्प्लिट AC पे क्या रेट लगेगा अगर क्लाइंट विद इन द गोवा है या आउटसाइड द गोवा है। तो जो हमारी डेजिग्नेटेड अथॉरिटी थी एडवांस रूलिंग की, वो थे श्री JK मीना, जो कि थे एडिशनल कमिश्नर ऑफ सेंट्रल टैक्स, और श्रीमती सरिता एच गैजल, जो कि एडिशनल कमिश्नर थी स्टेट टैक्स गोवा की। क्या डिसीजन दिया गोवा अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग ने? गोवा अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग ने ये कहा कि सारे क्वेश्चन 1 के अलावा जो था रिगार्डिंग क्लासिफिकेशन ऑफ सप्लाई, वो 97 सबसेक्शन 2 में कवर नहीं है, और इसलिए हम उन पे एडवांस रूलिंग नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि एडवांस रूलिंग हम उन्हीं मैटर से प्रोवाइड कर सकते हैं जो कि सेक्शन 97 सबसेक्शन 2 एंड सेक्शन 100 सबसेक्शन 1 में दी गए हैं। क्वेश्चन 1 का रिप्लाई करते हुए उन्होंने कहा कि एनी सप्लाई एज इंटर स्टेट और इंटर को तब हम लोग कंसिडर करेंगे, क्लासिफाई करेंगे। उसके लिए हमें प्लेस ऑफ सप्लाई और लोकेशन ऑफ सप्लाई जानना बहुत जरूरी है। और इन द गिवन केस लोकेशन ऑफ सप्लायर क्या है, गोवा है, और प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, आउटसाइड गोवा है, एज पर सेक्शन 10(1)(b) ऑफ IGST एक्ट। जो 10(1)(b) ऑफ IGST एक्ट है वो ये कहता है कि अगर किसी पर्सन ने गुड्स को सप्लाई किया है सेम स्टेट में, लेकिन उसकी बिलिंग वो कर रहा है आउटसाइड अ पर्सन जो कि उस स्टेट में नहीं है, तो हम ये माना जाएगा कि गुड्स सप्लाइड आउटसाइड गोवा हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे लोकेशन ऑफ सप्लाई गोवा है और वो गुड्स सप्लाई कर रहा है, सपोज एक पर्सन जो है जो दिल्ली में रहता है बट उसका एक घर गोवा में भी है, तो वो गोवा में अपने AC लगवा रहा है, लेकिन जो गोवा का सप्लायर है वो दिल्ली के जो ओनर है उसको बिल कर रहा है। तो यहाँ पे माना जाएगा कि सप्लाई जो है वो इंटर स्टेट सप्लाई है और IGST लगेगा इस केस में, ना कि SGST या CGST, और जो बिलिंग होगी वो B2B की बिलिंग होगी। तो ये क्वेश्चन तो दिया था गोवा अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग ने। बाकी क्वेश्चंस के गोवा अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग ने आंसर नहीं दिए थे, बट हमने कुछ एनालिसिस करने की कोशिश करी है और हमने उनका आंसर देने की कोशिश करी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन 2 का हम आंसर देते हैं। क्वेश्चन 2 जो एप्लीकेंट का था वो ये था कि सप्लाइंग ऑफ AC टू क्लाइंट रजिस्टर्ड आउटसाइड गोवा, यानी कि अगर कोई क्लाइंट रजिस्टर्ड आउटसाइड गोवा है और वो AC के साथ काफी सारी अलग चीजें प्रोवाइड कर रहा है, तो क्या उन आइटम्स को बिल किया जाएगा या सेपरेटली ही एक साथ बिल किया जाएगा। इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जानो
कि मिक्स सप्लाई और कॉम्पोजिट सप्लाई का कॉन्सेप्ट क्या है जीएसटी में। तो कॉम्पोजिट सप्लाई का अगर हम कॉन्सेप्ट देखें जीएसटी में, तो कॉम्पोजिट सप्लाई का मतलब होता है composite supply which are naturally bundled and supplied in conjunction with each other in the ordinary course of business, one of which is a simple principal supply. इसका एग्जाम्पल के थ्रू कोट करते हैं। सपोज एक होटल प्रोवाइड करता है 4 दिन और 3 रात का पैकेज विद द फैसिलिटी ऑफ ब्रेकफास्ट, मतलब वो कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट दे रहा है आपको होटल की फैसिलिटी के साथ। ये एक नेचुरल बंडलिंग ऑफ सर्विसेज इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, ये सारे ही होटल्स करते हैं नॉर्मली। तो इसको क्या कहेंगे, हम कहेंगे ये एक कॉम्पोजिट सप्लाई है। अब जानते हैं मिक्स सप्लाई क्या होती है। मिक्स सप्लाई का मतलब होता है means two or more individual supplies of goods or services or any combination thereof made in conjunction with each other by a taxable person for a single price where such supply does not constitute a composite supply. सपोज आज रक्षाबंधन आ रहा है, तो रक्षाबंधन के टाइम पे क्या होगा कि पैकेजेस मिलते हैं, उसमें स्वीट्स भी होते हैं, चॉकलेट्स होते हैं, फूड होता है, कैंड वाला केक्स होते हैं, ड्राई फ्रूट्स होते हैं, एरेटेड ड्रिंक्स होती हैं, फ्रूट जूसेस होते हैं, और वो सब एक चीज में पैकेज करके वो एक प्रोडक्ट सेल करता है और उसका एक प्राइस लगाता है। और लेकिन ऐसा नहीं है कि ये जो प्रोडक्ट्स है वो अलग सेल नहीं कर सकते, इन प्रोडक्ट्स को अलग भी सेल किया जा सकता है, लेकिन उसको एक पैकेज बना के कंप्लीट उसको हम सेल करते हैं। इसका हम लोग इसका वैल्यूएशन कैसा करते हैं, इफ द ट्रांजैक्शन कंसिस्ट सप्लाई इज नॉट नेचुरली बन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, तो हम उसको मिक्स सप्लाई मानेंगे। और इसकी वैल्यूएशन कैसे होगी, अगर मिक्स सप्लाईज है, 2 or more सप्लाईज में है, shall be treated as supply of that particular supply which attracts the highest rate of tax। तो उसके केस में जो वैल्यूएशन होगी एज अ वैल्यूएशन रूल, वो होगी ऑन द बेसिस ऑफ दी वो प्रोडक्ट की जहाँ पे हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स है। तो इसी एग्जाम्पल से इसी मीनिंग से हम ये समझते हैं कि अगर क्लाइंट कह रहा है कि उसने आउटसाइड गोवा कुछ एसी के साथ कुछ चीजें सप्लाई करी है, तो क्या ये नेचुरली बंडल्ड है, क्या ये नेचुरली ऐसे ही हर डीलर प्रोवाइड करता है, तो ये कॉम्पोजिट सप्लाई में आएंगी। अगर नेचुरली नहीं है तो ये मिक्स सप्लाई में आएंगी। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वो ना ही कॉम्पोजिट यहाँ नेचुरली बंडल्ड है और ना ही वो एक साथ एज अ गिफ्ट उसको या कि पैकेज बना के उसको सेल कर रहा है। तो क्योंकि अलग अलग आइटम जिसको अलग अलग आइटम वो सेल कर रहा है, तो अलग अलग बिलिंग भी वो आराम से कर सकता है। तीसरा क्वेश्चन उसका ये था, सप्लाइंग ऑफ एसी फॉर रेजिडेंशियल यूज, यानी कि यहाँ पे उसने बोला रजिस्टर्ड आउटसाइड गोवा, यहाँ वो कह रहा है रेजिडेंशियल यूज। तो यूज के हिसाब से आप बिलिंग में कोई भी डिफरेंशिएशन नहीं है। अगर आप आउटसाइड में गोवा प्रोवाइड कर रहे हो तो भी आप सेपरेट बिलिंग कर सकते हो, आप विद इन द गोवा प्रोवाइड करो तब भी आप सेपरेट बिलिंग कर सकते हो। फोर्थ क्वेश्चन उसका ये था, कार इंस्टॉलेशन ऑफ एसी कैन बी डन बट थर्ड पार्टी सिस्टर कंसर्न बेस्ड इन गोवा और आउटसाइड गोवा एट द रेट ऑफ 18% फॉर फिक्सिंग। तो अब यहाँ पे दो सिनेरियोज हैं। एक सिनेरियो यहाँ पे क्या हो रहा है, एसी सप्लाई किया मिस्टर ए ने और सर्विस ऑफ इंस्टॉलेशन प्रोवाइड कर रहा है मिस्टर बी। अब दो तरह से बिलिंग कर सकते हो, या तो मिस्टर ए डायरेक्टली मिस्टर सी को बिलिंग कर सकते हैं, सी यानी कि कंज्यूमर, और या तो मिस्टर बी क्या कर सकते हैं, वो मिस्टर ए अलग बिलिंग कर सकते हैं और मिस्टर बी अलग बिलिंग कर सकते हैं। या तो क्या कर सकते हैं, मिस्टर बी बिलिंग कर सकते हैं मिस्टर ए को, और मिस्टर ए जो एसी सप्लाई कर रहे हैं वो डायरेक्टली बिलिंग कंज्यूमर को कर सकते हैं। तो ऐसे भी बिलिंग हो सकती है। देन उनका फिफ्थ क्वेश्चन था, कैन कॉम्पोजिट डीलर रेज सर्विस बिल, इफ यस एट व्हाट रेट। कॉम्पोजिशन डीलर सर्विस टैक्स इनवॉइस रेज नहीं कर सकता, he can only raise bill of supply and cannot charge tax from customers। उनका सिक्स क्वेश्चन था, whether stabilizer may or may not be sold with AC, what is the rate of GST applicable on stabilizer when it is attached supplied with AC। तो ये सप्लाई जब आप स्टेबलाइजर को एसी के साथ सप्लाई कर रहे हैं तो ये मिक्स सप्लाई में आ जाएगा, और वहां पे क्या होता है, हाईएस्ट रेट जो प्रिंसिपल सप्लाई होती है, प्रिंसिपल सप्लाई यानी कि एसी है, एसी के बिना हम स्टेबलाइजर नहीं सप्लाई कर रहे हैं, हम मिक्स सप्लाई कर रहे हैं। एसी प्रिंसिपल सप्लायर है और हाईएस्ट रेट भी अट्रैक्ट करता है, तो पूरे बिल पे 28% का टैक्स लग जाएगा। सेवन क्वेश्चन का ये था, रेट ऑफ जीएसटी ऑन सेंट्रलाइज्ड एसी सिस्टम, फॉर रेट ऑफ जीएसटी ऑन स्प्लिट एसी, फिक्स्ड इन रूम एंड रेट ऑफ जीएसटी ऑन मूवेबल एसी। क्लाइंट रजिस्टर्ड इन गोवा या आउटसाइड गोवा, तो यहाँ पे उसने सेंट्रलाइज्ड एसी सिस्टम्स का, स्प्लिट एसी सिस्टम का जो रूम में लगते हैं उसका रेट पूछा है। कोई पहले तो रेट जो है वो स्टेट वाइज नहीं है, सिर्फ क्लासिफिकेशन होता है, आईजीएसटी, एसजीएसटी या एसजीएसटी। अगर आउटसाइड गोवा है तो आईजीएसटी लगेगा, और विद इन द गोवा है तो सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा। एयर कंडीशनर्स का जो रेट है वो एक हेडिंग 8415 है, उसमें डिफाइंड है, और रेट एप्लीकेबल जो है वो 28% है, चाहे कोई भी एसी हो, स्प्लिट एसी हो, विंडो एसी हो या सेंट्रलाइज्ड एसी हो। तो आई होप सारे क्वेश्चंस जो है इस डीलर के मैंने आंसर कर दिए हैं। And if you like the video, please to press the like button and subscribe our channel and do press the bell button. Thank you.